Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 3 and last part of the explanation of the chapter Geography of Assam, that is chapter 4 of Social Science, and we'll start from Economy of Assam. So without any further ado, let's get started. Economy of Assam. तो आसाम है एक एग्रीकल्चरल स्टेट, मतलब यहाँ के लोगों का मेन काम है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी. तो अबाउट 75% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. 75% लोग असम में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, या तो डायरेक्टली खेती करते हैं या इनडायरेक्टली किसी तरह से फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हैं. यानी एग्रीकल्चर असम की इकोनॉमी का फाउंडेशन है. एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन एंड मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ असम्स इकोनॉमी. आसाम की इकोनॉमी ज़्यादातर खेती पर ही डिपेंड करता है. इसी वजह से हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ असम्स इकोनॉमी. 53% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मेजरली टू एम्प्लॉयमेंट, टू फूड सप्लाई एंड रूरल इनकम. 2010-11 के एग्रीकल्चरल सेंसस के हिसाब से असम में टोटल 28.11 लाख हेक्टेयर्स लैंड खेती के लिए यूज़ किया गया था. ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टोटल अवेलेबल कल्टिवेबल लैंड का 88% था. मतलब लगभग पूरा लैंड जो खेती के लायक है उसे यूज़ किया जा रहा है. अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि असम के ज़्यादातर किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब उनके पास छोटी ज़मीन होती है. अबाउट 85% फार्मर्स के पास छोटी लैंड होल्डिंग्स है. अब हम आते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ असम. असम के हर एरिया में रेनफॉल, टेम्परेचर और सॉइल टाइप अलग अलग है, इसलिए हर रीजन में अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं और उनके मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन भी अलग होते हैं. इसी रीज़न से 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है. एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मतलब होता है ऐसे एरिया जहाँ का मौसम और मिट्टी के कंडीशन सिमिलर हो, जिससे स्पेसिफिक क्रॉप्स को उगाना आसान होता है. तो ये 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ असम क्या क्या है. पहला है लोअर ब्रह्मपुत्र वैली, which includes Kamrup and 9 other districts. Total हो गए 10 districts. Total cultivated land है 9.3 lakh hectares. Land used more than once, that is double cropping, 4.69 lakh hectares, that is equal to 50%. मतलब एक ही ज़मीन पर साल में 2 फसल उगाया जाता है. Second is North Bank Plain Zone. Includes Darang and 4 more districts. Total हो गए 5 districts. Cultivated area is 5.37 lakh hectares and land sown more than once 3.36 lakh hectares, almost 63%. Then Central Brahmaputra Valley Zone, cultivated land है 3.28 lakh hectares और double cropped area 0.86 lakh hectares, that is almost 26%. Then we have Upper Brahmaputra Valley, cultivated land 6.2 lakh hectares, double cropped 1.94 lakh hectares, which is equal to 31%. Then Barak Valley Zone, it includes Kachar, Karimganj and Hailakandi. Cultivated area 2.42 lakh hectares and double cropped is equal to 42%. Hill Zone includes Karbi Anglong and Dima Hasao. Cultivated area 1.54 lakh hectares and double cropped 1.01 lakh hectares, that is equal to 66%. तो ओवरऑल असम में 28.11 लाख हेक्टेयर्स नेट क्रॉप्ड एरिया है 2010 to 2011 के बीच में, और 12.288 लाख हेक्टेयर्स लैंड ऐसी है जहां एक साल में 2 फसल उगाई जाती है. इसको हम कहते हैं एरिया सोन मोर देन वंस. नाउ कम टू मेजर क्रॉप्स ऑफ असम. सबसे प्रिंसिपल क्रॉप है राइस, चावल. राइस असम के हर जोन में उगाया जाता है. 2011 से 12 में 25.45 लाख हेक्टेयर्स एरिया में राइस उगाया गया और 50.45 लाख मेट्रिक टन्स राइस प्रोड्यूस हुआ. अब असम में 3 टाइप्स के राइस उगाए जाते हैं. फर्स्ट इज वी हैव विंटर राइस, साली राइस. ये सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड राइस टाइप है. टोटल राइस एरिया का 70% जुलाई अगस्त में बोई जाती है. ये नवंबर दिसंबर में कटाई होती है, दैट इज़ हार्वेस्टेड इन नवंबर दिसंबर. फर्टाइल एलुवियल सॉइल, मतलब नदी के किनारे वाली ज़मीन में ये बेस्ट ग्रो करती है और ब्रह्मपुत्र और बराक वैली में पॉपुलर है ये साली राइस. Then we have the autumn rice, ahu rice.
फरवरी मार्च में ये बोई जाती है और जून जुलाई में हार्वेस्ट होती है। फर्टाइल प्लेन्स में उगती है, खासकर लोअर ब्रह्मपुत्र वैली में। दोनों मेथड्स सोइंग मतलब बीज बोना और प्लांटेशन यूज होते हैं। देन वी हैव दिस समर राइस, बोरो राइस। ये लो लाइंग एरियाज में उगाया जाता है, विंटर के बाद बोई जाती है और जून जुलाई में हार्वेस्ट होती है। फ्लड्स के आने से पहले इसकी कटाई हो जाती है क्योंकि विंटर राइस बारिश और फ्लड से डैमेज हो जाती है, इसलिए फ्लड प्रोन एरियाज में बोरो राइस ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। देन अदर फूड क्रॉप्स, राइस के अलावा भी असम में कई और क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे हो गया वीट, मेज, पल्सेस। दाल के क्रॉप जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, पी, अरहर ग्राम। पल्सेस 1.32 लाख हेक्टेयर्स एरिया में उगाई गई और 0.76 लाख मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस हुआ 2011 to 12 में। देन ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, सेसमम, लिंसिड, कैस्टर 2.76 लाख हेक्टेयर्स एरिया में उगाई गई है और 1.56 लाख मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ। कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में वेजिटेबल्स 2.66 लाख हेक्टेयर्स, फ्रूट्स 1.36 लाख हेक्टेयर्स, पोटैटो एंड स्पाइसेस दोनों 0.98 लाख हेक्टेयर्स में उगाए गए। और एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जूट एंड शुगर केन। तो जूट कल्टिवेशन इन असम, जूट मेनली उन लोगों ने शुरू किया था जो ईस्ट पाकिस्तान विच इज़ नाउ बांग्लादेश, तो ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे। ये ब्रह्मपुत्र वैली के फ्लड प्लेन्स में उगाया जाता है, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन कम हो गया है। 1995 to 96 में जूट 0.88 लाख हेक्टेयर्स में उगाया जाता था। 2011 to 12 तक ये कम होकर 0.66 लाख हेक्टेयर्स रह गया। देन कम टू सीजनल पैटर्न ऑफ क्रॉप्स। प्लेन एरियाज में कुछ कॉमन पैटर्न है। समर सीजन ज़्यादा रेनफॉल, 300 मिलीमीटर पर मंथ रेनफॉल जहाँ होती है, वहाँ विंटर राइस और जूट उगाए जाते हैं। विंटर सीजन में दैट इज़ कम रेनफॉल जब होता है, बिलो 10 मिलीमीटर पर मंथ, वहाँ मस्टर्ड, व्हीट, पोटैटो और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। हिल जोन एंड झूम कल्टिवेशन। अब बात करते हैं हम हिल एरियाज़ की, जैसे कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ। यहाँ लोग झूम कल्टिवेशन करते हैं, जिसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कह सकते हैं। झूम कल्टिवेशन का मतलब होता है पहाड़ों पर जंगल का एक एरिया साफ करके जलाकर कुछ साल तक वहाँ खेती करना। जब मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो लोग एक नया एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि खेती का एरिया हर कुछ साल में शिफ्ट होता रहता है। कार्बी आंगलोंग के 66% एरिया और दिमा हसाओ के 85% एरिया हिल्स से कवर्ड है। कार्बी आंगलोंग में लगभग 5,452 किलोमीटर स्क्वायर और दिमा हसाओ में 2,597 किलोमीटर स्क्वायर एरिया झूम कल्टीवेशन के अंदर आता है। झूम कल्टीवेशन ज़्यादातर ट्राइबल लोग करते हैं और ये उनके कल्चर और लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, लेकिन इससे कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे लो प्रोडक्टिविटी के प्रॉब्लम्स, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होता है, सॉइल इरोशन होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसलिए अब गवर्नमेंट और एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि झूम के जगह टेरेस कल्टीवेशन यानी सीढ़ियों वाली खेती, जैसे पहाड़ों में या नेपाल या दार्जिलिंग में होती है, तो टेरेस कल्टीवेशन को पॉपुलर बनाना चाहिए झूम कल्टीवेशन की जगह में, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है और ज़मीन की फर्टिलिटी भी बची रहती है। ऑल्सो इंट्रोड्यूस मॉडर्न एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल फार्मर्स। ट्राइबल फार्मर्स को मॉडर्न एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। देन कम टू इंडस्ट्रीज ऑफ असम। तो हम सब जानते हैं कि असम नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। यहाँ ऑयल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, वाटर, लाइमस्टोन, फर्टाइल सॉइल सब कुछ मिलता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी असम इंडस्ट्रियल सेक्टर में पीछे है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ उतनी डेवलप्ड नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। अब असम इंडस्ट्रीज़ के मामले में पीछे क्यों है? मेन रीज़न ये है कि रिसोर्सेज तो है, पर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे हो गया ऑयल से पेट्रोल, वुड से पेपर। पर असम अब तक पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट नहीं कर पाया है। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स और प्लान्स बनाए हैं जिससे स्टेट में इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज स्लो ड्यू टू इश्यूज इन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स एंड इट इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग सिंस 2009 to 10। बहुत ही स्लोली इम्प्रूव हो रहा है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट 2009 to 10 से।
अब देखो की गवर्नमेंट बॉडीज। असम में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ मेन डिपार्टमेंट्स का रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ असम। ये डिपार्टमेंट पॉलिसी और प्लानिंग हैंडल करता है। देन वी हैव असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, AIDC। ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रियल एरियाज सेटअप करती है और साथ में लोन्स और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्लान सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इंक्लूडिंग असम के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2007। इस पॉलिसी का एम था इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और इंडस्ट्री डेवलप करना। इसके बाद असम गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2008 अनाउंस की और इन पॉलिसीज़ के तहत असम में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स और ग्रोथ सेंटर्स बनाए गए हैं। What are the important dates? 64 commercial estates और 50 industrial estates और areas different districts में establish किए गए हैं। 2 industrial growth centers in Balipara, which is in Sonitpur district, and Matia, Gwalpara district, और 9 integrated infrastructure development centers बनाए गए हैं। लोकेशन याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिलापथार इन धेमाजी, दालगांव इन डोरोंग, पाठशाला इन बरपेटा, मालिनी बिल काछार, डिमो शिवसागर, नलतली भुमरागुड़ी इन नगांव, तिताबर इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, टिहू नलबारी एंड मोरान डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इन सब सेंटर्स का एम है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, पावर, वाटर, शेड्स। नाउ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2014। 2008 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिव्यू के बाद असम गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की विच इज़ इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ असम 2014। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स थे स्टेट के GDP को बढ़ाना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना बाय डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। GDP का मतलब आसान भाषा में एक साल में एक कंट्री या स्टेट में बनने वाली सब प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज का टोटल वैल्यू, दैट इज़ GDP। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, सोचो तुम्हारे घर में एक साल में मम्मी 20 जार्स अचार बनाती है और पापा अपने शॉप में 50,000 का सामान बेचते हैं और तुम भी ट्यूशन देते हो और 10,000 कमाते हो। अगर हम इन सब का वैल्यू जोड़ दे तो मिलता है घर का टोटल प्रोडक्शन। बस इसी तरह पूरी कंट्री या स्टेट में एक साल में जितना प्रोडक्शन होता है उसका टोटल वैल्यू ही GDP होता है। तो चलो अब तो समझ आया होगा GDP का मतलब सिंपली। ओके, देन सेकंड इज रेस पर कैपिटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना और पर कैपिटा इनकम रेस करना। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक कंट्री या स्टेट के हर एक आदमी का एवरेज इनकम, यानी एक आदमी कितना पैसा कमाता है एवरेज में, ये बताता है पर कैपिटा इनकम। देन थर्डली एनकरेज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, MSMEs। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। क्रिएट स्किल्ड मैन पावर इन लार्ज नंबर्स, स्किल्ड मैन पावर क्रिएट करना ताकि इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेंड वर्कर्स मिल सके। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन असम? असम की इंडस्ट्रीज को ब्रॉडली 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। माइनिंग इंडस्ट्रीज, जहां मिनरल्स जैसे कोल, ऑयल, लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जहां लोग हाथ से बैम्बू, केन, सिल्क, इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है जैसे टी, रबर, सिल्क। देन वी हैव पावर इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन एट्सेट्रा। अब देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती है। असम में क्लाइमेट और सॉइल दोनों एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, इसलिए यहाँ फूड और कैश क्रॉप्स दोनों उगते हैं। इसी वजह से असम में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत पोटेंशियल है। मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है टी इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री।
देन लेट्स सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये एक नई और रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स को प्रोसेस करके रेडी टू यूज़ फूड बनाना, जैसे हो गया जैम, जूसेस, पिकल्स, पैकेज फूड एट्सेट्रा। आसाम के फॉरेस्ट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मेडिसिनल प्लांट्स बहुत मिलते हैं, लेकिन इनका कमर्शियल यूज़ अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ था। अब नए फूड पार्क्स बनाए गए हैं, जैसे छेगांव और नाटकुची इन टीहू, जहां रूरल प्रोड्यूस को प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इससे स्टेट की इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। देन कम टू सिल्क इंडस्ट्री। आसाम का सिल्क इंडस्ट्री बहुत पुराना और ट्रेडिशनल है। यहाँ 3 टाइप्स के सिल्क बनते हैं, एरी सिल्क, मुगा सिल्क और मलबरी सिल्क, विच इज़ कॉल्ड पाथ। ये सिल्क आसाम के कल्चर और आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एरी, मुगा और पाट के कपड़े सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में फेमस है। आसाम इंडिया के 65% एरी सिल्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन कम है। सबसे ज़्यादा फेमस है मुगा सिल्क। सबसे कौन सा फेमस है? मुगा सिल्क, जिसे गोल्डन सिल्क कहा जाता है क्योंकि इसका नेचुरल गोल्डन शाइन होता है। आसाम इंडिया के 97% मुगा सिल्क प्रोड्यूस करता है। हैंडलूम इंडस्ट्री भी इससे लिंक्ड है। आज आसाम में 13 लाख से ज़्यादा लूम्स है, वीविंग मशीन्स है और लगभग 25 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। देन कम टू रबर इंडस्ट्री। टी के बाद आसाम में रबर प्लांटेशन बहुत पॉपुलर हो गया है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने आसाम को मोस्ट प्रोस्पेक्टिव स्टेट डिक्लेयर किया है रबर के लिए। 2006 to 7 में रबर 16.5 थाउजेंड हेक्टर्स लैंड पर लगाया गया था और 2012 से 13 तक ये बढ़कर 34.5 थाउजेंड हेक्टर्स हो गया। गोल है 12th 5-year प्लान के एंड तक 2 लाख हेक्टर्स एरिया में रबर प्लांटेशन करना। दैट इज़ द टारगेट। तो रबर इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फॉरेस्ट लैंड का प्रोडक्टिव यूज़ होता है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ता है। देन कम टू टी इंडस्ट्री, द प्राइड ऑफ असम। तो बात करते हैं असम की मोस्ट फेमस इंडस्ट्री की, टी इंडस्ट्री। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। असम इंडिया के टोटल टी प्रोडक्शन का आधा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ टी कम्स फ्रॉम असम। ये इंडस्ट्री स्टेट इकोनॉमी के लिए बैकबोन जैसी है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों देती है। टोटल 765 लार्ज टी एस्टेट्स है और 78,091 स्मॉल टी गार्डन्स, दैट इज़ एरिया लेस देन 10.12 हेक्टेयर्स। टी कल्टिवेशन एरिया 3.18 थाउजेंड हेक्टेयर्स। एरिया अंडर टी 3.18 लाख हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन 2009 में 500,000 टन्स और 2012 में 590,000 टन्स। About 6.86 lakh people directly employed daily in tea industry. टी बोर्ड के डेटा के हिसाब से स्मॉल टी ग्रोअर्स भी अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कल्टीवेशन एरिया है 88,000 हेक्टर्स और प्रोडक्शन 107,000 टन्स टी। 2001 to 2016 के बीच असम ने हर साल 50% से ज़्यादा इंडिया का टी प्रोड्यूस किया है, सिर्फ 2015 को छोड़कर। ये क्लियरली दिखाता है कि आसाम टी इंडस्ट्री में इंडिया का लीडर है। देन वी हैव द फिशरी इंडस्ट्री। अब देखो, आसाम की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब आसाम के लोगों की इनकम और रोज़गार का मेन सोर्स एग्रीकल्चर ही है। अब एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ खेती नहीं आता, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूडेड है। अभी के टाइम में फिशरी असम में धीरे धीरे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये सेक्टर आज असम की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक नया कंट्रीब्यूशन दे रहा है। असम एक ऐसा स्टेट है जहां बहुत सारी नदियां और उनके ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र और बराक नदी, और उनके किनारे छोटी छोटी पानी की जगह जैसे वेटलैंड्स, मार्शेस और पुरानी नदी के चैनल्स अवेलेबल है। इन सब जगहों में नेचुरली बहुत मछलियाँ मिलती है। मतलब मछली पालन के लिए आसाम के पास नेचुरल रिसोर्सेज और क्लाइमेट दोनों परफेक्ट है। 2011 से 12 के डेटा के हिसाब से आसाम में 430 गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेटलैंड्स है। इनका टोटल एरिया लगभग 60,000 हेक्टेयर्स है और 767 नॉन रजिस्टर्ड वेटलैंड्स भी है जो 40,000 हेक्टेयर एरिया कवर करते हैं।
इसके अलावा असम में बहुत सारे टैंक्स, मार्शी लैंड्स और पानी के बॉडीज़ है जहाँ फ़िश प्रोडक्शन होता है। 2011 to 12 में टोटल 3.94 लाख हेक्टेयर फिशिंग एरिया में से 4,490 मिलियन फिश सीड्स प्रोड्यूस हुए थे। फिश सीड्स का मतलब होता है मछली के बच्चे जिनसे फ्यूचर में मछलियाँ बढ़ती है। इसी साल टोटल 2.44 लाख टन्स फिश प्रोड्यूस हुई थी असम में। नाउ लेट अस सी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन किया है 2011 से 12 में। फिश शीट प्रोडक्शन में बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे था इन नंबर 1, करीमगंज और नौगांव सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर थे। फिश प्रोडक्शन में नौगांव सबसे पहले था, कछार सेकेंड और धुबरी थर्ड पोजीशन पर था। फिशरी सेक्टर का असम के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है, मतलब स्टेट के जीडीपी में फिशरी का शेयर अभी भी छोटा है। फिर भी इस सेक्टर में बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है अगर हम इसको सही तरीके से डेवलप करें। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है, अभी भी असम में फ़िश की डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम। इस वजह से असम को हर साल 0.20 लाख टन्स फ़िश इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट से। फिर भी जितनी फ़िश असम प्रोड्यूस करता है प्लस जितनी बाहर से आती है वो टोटल मिलकर भी डिमांड को पूरा नहीं करती, इसलिए हर साल 0.52 लाख टन्स फ़िश की कमी होती है। और ऑब्वियस बात है जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, मछली की कीमत बढ़ जाती है, फ़िश प्राइसेस हाई हो जाती है। तो मछली पालन के लिए असम तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला स्टेट है, बस सही प्लानिंग और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं ऑयल इंडस्ट्री। तो असम इंडिया के सबसे पहले ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से एक है, मतलब इंडिया में सबसे पहले तेल यहीं से निकाला गया था। ऑयल या पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है जो ज़मीन के नीचे से मिलता है और जिससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये रिसोर्स किसी भी स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हिस्ट्री पे चलते हैं। असम में पहला ऑयल एक्सप्लोरेशन 1889 में डिगबोई नाम के जगह पर शुरू हुआ था। डिगबोई को इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड कहा जाता है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब वेस्टर्न इंडिया के ऑयल फील्ड्स जैसे गुजरात के इनमें अभी तक तेल निकालना स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब डिगबोई ऑयल फील्ड इंडिया के टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 3/4 यानी 75% प्रोड्यूस करता था। इसका मतलब है कि एक टाइम पर आसाम ही पूरे इंडिया को तेल सप्लाई करता था। डिगबोई ऑयल फील्ड का टोटल एरिया लगभग 13 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब छोटा सा एरिया होने के बाद भी उससे बहुत तेल निकलता है। यहाँ से निकला तेल डिगबोई रिफाइनरी तक जाता है। रिफाइनरी मतलब एक फैक्ट्री जहाँ कच्चा तेल को यूज़फुल प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस इनमें बदला जाता है। और देखो डिगबोई के बाद और भी ऑयल फील्ड्स डिस्कवर हुए, जैसे नाहरकुटिया ऑयल फील्ड। इसमें ऑयल प्रोडक्शन 1954 में शुरू हुआ। हर साल यहाँ से 2.5 मिलियन टन ऑफ ऑयल और 1 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ से ऑयल पाइपलाइन के थ्रू नुनमाटी रिफाइनरी दैट इज़ इन गुवाहाटी और बराउनी रिफाइनरी इन बिहार भेजा जाता है। देन वी हैव मोरान हुग्रीजन। यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन 1956 में स्टार्ट हुआ। और भी मेजर ऑयल फील्ड्स है रुद्रसागर, लकुआ, गेलेकी, बोरहुला, आमगुरी। ये सब मिलकर असम के ऑयल प्रोडक्शन का मेन बेस बनाते हैं। नाउ कम टू मेजर रिफाइनरीज इन असम। प्रेजेंटली असम में 4 मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं। डिगबोई रिफाइनरी इन डिगबोई, वी हैव गुवाहाटी रिफाइनरी इन नुनमाटी गुवाहाटी। ओके, तो डिगबोई रिफाइनरी में एनुअल रिफाइनिंग कैपेसिटी 0.7 मिलियन टन्स और गुवाहाटी में 1 मिलियन टन। देन बोंगाईगांव रिफाइनरी इन बोंगाईगांव, ईयर इज़ 1972 और यहाँ का एनुअल कैपेसिटी 2.4 मिलियन टन्स। देन नुमलीगढ़ रिफाइनरी इन गोलाघाट, ईयर 1999 एंड 3 मिलियन टन्स एनुअल कैपेसिटी। अच्छा, हम जो ये एनुअल कैपेसिटी बोल रहे हैं इसका मतलब है कि एक साल में कितना क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस कर सकती है। जैसे नुमलीगढ़ रिफाइनरी सबसे बड़ी है, इसका कैपेसिटी 3 मिलियन मेट्रिक टन्स है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एनुअल कैपेसिटी। देन प्रोडक्शन डेटा ऑफ 2012 to 13। 2012 to 13 में असम ने प्रोड्यूस किया 4.86 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल और 2681 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस भी एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स और हाउस होल्ड्स में यूज़ होता है, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है। 2012 से 13 का प्रोडक्शन पिछले साल यानी 2011 से 12 से थोड़ा कम था। ये बताता है कि ऑयल प्रोडक्शन कभी कभी नेचुरल रीजंस या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी फ्लक्चुएट करता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम। असम की इकोनॉमी का मेन बेस क्या है? एग्रीकल्चर। मतलब असम की ज़्यादातर इनकम और लोगों का रोज़गार खेती से आता है। स्टेट के लगभग 75% लोग का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ने के बाद भी असम का एग्रीकल्चरल सेक्टर अभी तक ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन असम। First of all, we have traditional methods. Farmers still use age-old techniques in plains and jhum cultivation in hills, which leads to low productivity. आसाम के प्लेन्स में आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग होते हैं, पुराने ज़माने के तरीके यूज़ होते हैं। हिल्स में लोग झूम कल्टीवेशन करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही आउटडेटेड मेथड्स है और इससे प्रोडक्शन कम होता है। देन वी हैव फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी हुई है। फार्मर्स की लैंड फ्रेगमेंटेड होती है, छोटे टुकड़ों में बांटी हुई। फ्रेगमेंटेड लैंड क्या होता है? एक बड़ा फील्ड के जगह 4 से 5 छोटे प्लॉट्स होते हैं। इससे मॉडर्न मशीन्स यूज़ करना मुश्किल होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू यूज़ मॉडर्न मशीनरी एंड टेक्निक्स। देन पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन मेथड्स अंडर डेवलप्ड है एंड रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर विच मेक्स फार्मिंग डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। आसाम में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ लिमिटेड है, रेन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है और इसका रिजल्ट क्या है? ड्राई सीजन में फार्मिंग मुश्किल होता है। देन ओवर डिपेंडेंस ऑन राइस। राइस असम का मेन फूड क्रॉप है, लेकिन पैडी फार्मिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन सब का यूज़ कम होता है। मॉडर्न मेथड्स वाइडली अडॉप्ट नहीं किया गया है विच अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। देन फ्लड्स एंड इरोशन। असम हर साल फ्लड से इफेक्टेड होता है। अबाउट 25% क्रॉपलैंड फ्लड से डैमेज होता है। नदी के किनारा टूटना, दैट इज़ बैंक इरोशन, इससे फर्टाइल लैंड नदी ले जाती है। सो लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल आउटपुट। एंड ब्रह्मपुत्र के किनारे वाले गांव में ज़मीन हर साल कम होती जाती है ड्यू टू इरोशन। देन लैक ऑफ ड्राउट प्लानिंग। अगर कभी ड्राउट पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो फार्मर्स को बचाने के लिए प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्लानिंग नहीं है। पुअर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग। पेस्ट से क्रॉप बचाने के मॉडर्न मेथड्स नहीं है और हार्वेस्टिंग के लिए भी मशीनरी लिमिटेड है। सो मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट। देन लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज़। फूड क्रॉप प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है, लीडिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फूड क्रॉप्स को रखने के लिए स्टोरेज गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस कम है, इससे प्रोड्यूस जल्दी ख़राब हो जाता है। लो फार्मर इनकम। फार्मर्स अपना क्रॉप डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं कर पाते, बीच में मिडिल मैन होते हैं जो प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा ले लेते हैं। सो दे डोंट गेट फेयर प्राइसेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम। लैक ऑफ इनपुट्स। स्टोरेज ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इम्प्लीमेंट्स एंड लो इंटरेस्ट लोन्स। हाई क्वालिटी सीड्स या फर्टिलाइजर्स इजीली नहीं मिलते, सब्सिडाइज्ड लोन्स भी मिलना मुश्किल होता है, मतलब लो इंटरेस्ट लोन्स भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंटीरियर विलेजेस को टाउन्स और सिटीज़ से रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इससे मार्केट तक क्रॉप पहुंचाना कॉस्टली और बहुत ही हार्ड होता है। देन वीक लाइन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर। There is an imbalance in rural economy. एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे राइस मिल, शुगर मिल, दोनों का ग्रोथ इक्वल नहीं है, इससे फार्मर्स का प्रोड्यूस यूज़ नहीं होता टाइमली। एंड लो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिमिटेड इलेक्ट्रिफिकेशन हिंडर्स मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन के लिए मतलब मशीन यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, पर असम में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत ही लिमिटेड है। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इरिगेशन, रोड, स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी सब मिलाकर एग्रीकल्चर की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है।
What are the current agricultural trends? Recently कुछ modern methods adopt किए गए हैं, जैसे हो गया HIV seeds, fertilizers, simple machines. इससे production में थोड़ा increase आया है. So food crops occupy about 3/4 of total cropland. Food crops में rice remains the main crop. 75% cropland में grow होती है rice, and rice is the backbone of Assam's agriculture. Fruits and vegetables का cultivation भी increase हुआ है. और कैश क्रॉप्स में है टी, जूट, शुगर केन, टोबैको. टी असम इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पिलर है. स्पेशली स्मॉल टी ग्रोअर्स का भी मेजर रोल है. तो स्मॉल स्केल टी कल्टिवेशन इज ग्रोइंग एंड इम्पॉर्टेंट. देन कम टू इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स. एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री भी इकोनॉमी का मेजर पार्ट है. असम में इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती है बट पेस स्लो है. मेन रीजंस क्या है? इंटीग्रेटेड प्लानिंग की कमी पहली बात तो. सो लैक ऑफ इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज़ करने का लॉन्ग टर्म प्लानिंग वीक है. देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री स्लो डेवलप हो रही है. स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. टी, शुगर, राइस मिलिंग, इन सेक्टर्स में पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन प्रोग्रेस स्लो. पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. रोड्स, रेल लिंक्स, ब्रिजेस वीक होने की वजह से इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल लाने और प्रोडक्ट्स भेजने में प्रॉब्लम होती है. इनसफिशिएंट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए इनफ कैपिटल नहीं है. एनर्जी सप्लाई इनएडिक्वेट. इंडस्ट्रीज को पावर चाहिए, बिजली चाहिए. डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम होता है. देन नो प्रॉपर पॉलिसी टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप अमंग लोकल्स. लोकल लोगों में इंडस्ट्री सेटअप करने का वो ज़ील, एंथुजियाज्म, ट्रेनिंग और सपोर्ट कम है. रिजिड इंडस्ट्रियल पॉलिसी नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी. स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंपल और फ्लेक्सिबल नहीं है, जिससे इन्वेस्टर्स हेजिटेंट होते हैं. लो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंसर्जेंसी एंड इंस्टेबिलिटी. आसाम में पहले इंसर्जेंसी के इश्यूज थे. इंसर्जेंसी मतलब कोई मिलिटेंट ग्रुप या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस करके खड़ा होना. The next, tourism industry underdeveloped due to poor infrastructure, low capital and weak connectivity. असम में टूरिज्म पोटेंशियल बहुत हाई है. वाइल्ड लाइफ है यहाँ, कल्चर है, नेचर है. लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम, ट्रांसपोर्ट वीक है, फिर फॉरेन टूरिस्ट के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट्स का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. देन लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. एग्रो प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, ये बहुत ही जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं. और कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कम है. तो ओवरऑल लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अ मेजर बैरियर. रोड्स, पावर, वाटर सप्लाई, ट्रेनिंग सेंटर्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इन सब का लैक ही सबसे मेजर प्रॉब्लम, मेजर बैरियर बनता है. देन कम टू प्रेजेंट इंडस्ट्रियल सिनेरियो. इंडिपेंडेंस के पहले आसाम में सिर्फ टी इंडस्ट्री और डिगबोई रिफाइनरी था, यानी इंडस्ट्रियल बेस बहुत ही छोटा था. लास्ट 20-30 सालों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए. मेजर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुए, जैसे ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, सीमेंट, शुगर, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज. मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज अब 100+ है आसाम में. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 17,500+ है अभी. हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एरी, मुगा और पाट सिल्क, देन बैम्बो एंड केन वर्क, ब्रास एंड बेल मेटल वर्क, जो हम असमीज में बोलते हैं काहा रुपीटोल. देन मुगा सिल्क. मुगा सिल्क असम का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, बट लोकल इंडस्ट्रीज फेस कंपटीशन बिकॉज कैपिटल कम है, फिर टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड है और प्रॉपर मार्केट्स नहीं है. सो दिस आर द चैलेंजेस फेस्ड. देन कम टू मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज. आसाम रिच है मिनरल्स में. कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, इनसे स्टेट्स को रॉयल्टी मिलता है. फॉरेस्ट से आता है वुड, बैम्बू, केन, सो इससे भी रेवेन्यू मिलता है. टूरिज्म से भी इनकम होता है, लेकिन पोटेंशियल और ज़्यादा है. आसाम की लैंड फर्टाइल है, लेकिन सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर लैंड यूज़ प्लानिंग नहीं होता. प्रॉपर प्लानिंग हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सकता है. वाटर रिसोर्सेज है ब्रह्मपुत्र और बराक के ट्रिब्यूटरीज, तो इनका यूज़ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर में हो सकता है. देन कम टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट.
आसाम में पॉपुलेशन यूथ और पोटेंशियल से भरी हुई है, लेकिन लोग ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ही लिमिटेड है। सेकेंडरी दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट स्लो है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए चाहिए स्किल्ड वर्क फोर्स बनाना होगा। फिर वीकर सेक्शन जैसे हो गया विमेन और द पुअर, उनको एम्पावर करना होगा। और नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ करना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। और सब सेक्टर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पावर, इन सब को कोऑर्डिनेट करना होगा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो नेचुरल रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बोला गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। Focus on sustainable and balanced development. Development should be balanced and sustainable. Ensure coordination among agriculture, industry, power, transport and service sectors. तो इन सब इंडस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेट करना होगा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 4। वीडियो पसंद आया हो तो और अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना ताकि बाकी चैप्टर्स भी बहुत जल्दी ला सकूँ। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताना कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशंस हो एंड द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू वांट टू सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।